हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडो गुरु। और आज हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस की, जिसमें वर्ल्ड वाइड कई सारी इकोनॉमीज सफ़र कर रही हैं। और आपको पता होगा कि ग्लोबली इंडिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। और ये स्टार्ट हुआ था लगभग 2020 के टाइम पे, जब कोविड क्राइसिस स्टार्ट हुए थे। और उसके बाद अभी 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर इम्पैक्ट। और आने वाले टाइम पे क्या फ्यूचरिस्टिक्स, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है जो कि हमें मतलब देखने चाहिए, जिनसे कि हमें संभल के रहना पड़ेगा या सावधान रहना पड़ेगा। और देखते हैं अभी वर्ल्ड वाइड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ल्ड मार्केट प्राइसेस फॉर सेल्स एंड सोयाबीन्स। तो ये एक छोटा सा वो लुक है कमोडिटी प्राइसेस का। जैसे आप चार्ट देख सकते हैं, जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2020 तक, 2022 तक। इसमें कमोडिटी प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं और डे बाय डे इसका इम्पैक्ट होता जा रहा है। आपके राइस पे इसका इम्पैक्ट अभी कम है फ़िलहाल, बट इसका इम्पैक्ट बढ़ने ही वाला है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट जो है ये आपका फरवरी मार्च के पास हुआ है। और जो राइस प्रोडक्शन है, रशिया भी उसमें एक लार्ज एक्सपोर्टर है एक। और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। जितने ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, उतना ज़्यादा आपके इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और कई सारी कंट्रीज़ इसको बियर नहीं कर पाएंगी। जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा एट लार्जली, और इसके साथ साथ इम्पैक्ट होगा जो डेवलप्ड नेशन हैं। और जो पुअर नेशन है वो तो खैर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेंगे। वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पता है, श्रीलंका है, ये मतलब देश ऐसे कगार पे आ जाएंगे कि वैसे ही ऑलरेडी चाइना से लोन ले रखा है। और इन पे तो ऐसा इम्पैक्ट होगा कि मान लो ये कर्ज में ही डूब के ख़त्म हो जाएंगे ऐसे। तो ये है इनकी एक पूरी इम्पैक्ट जो कि होने वाला है कुछ टाइम बाद भी, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद। अगर हम इस इमेज को रिलेट करें कोविड क्राइसिस को यूक्रेन और रशिया वॉर के साथ, तो इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर हैं और कुछ चीज़ें सिमिलर नहीं है। जैसे कि ऑयल प्राइसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पैक्ट हुए थे कोरोना वायरस के टाइम पे, जिसमें कि आपको पता होगा कि ऑयल प्राइस पर बैरल $40 $44 पर बैरल तक पहुंच गए थे, जो कि काफ़ी लो थे। अभी ये 120 या 140 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और मे बी काफ़ी सारे एनालिसिस एस्टिमेट्स कर रहे हैं कि 180 या $200 तक ये इजीली पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो सेकंड जो लार्जेस्ट सॉरी थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रशिया, उसका एक्सपोर्ट बंद हो चुका है क्रूड ऑयल में। और इसी का इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड वाइड, क्योंकि रशिया जो एक्सपोर्ट करता था ऑयल, उससे यूरोप के नेशंस मना करते जा रहे हैं। और मे बी वो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में। बट ये भी एक लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि उनको घूम फिर के उधर ही आना पड़ेगा। उनकी नेसेसिटीज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स रशिया ही पूरी कर सकता है। अगर इसका यूक्रेन वॉर का कोई नतीजा नहीं निकलता है तो ये काफ़ी वर्स हो सकता है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो जो यूरोप है पूरा, वो यूक्रेन के सपोर्ट में पूरा आ रखा है। और अगर इसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई अगर इसके नतीजे, इसका कोई डिसीजन नहीं आता है, तो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। सो इसमें इमेज के थ्रू हम कुछ देख लेते हैं। जैसे नेचुरल गैस प्राइस, सोयाबीन प्राइस उस वक्त इंक्रीज़ होने शुरू हो गए थे। कॉर्न प्राइस, लोगों की डिमांड थी एफएमसीजी में। जो एफएमसीजी सेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बूस्ट करने लग गया था। स्टील प्राइसेस डाउन थे, सिल्वर प्राइसेस अप होने लगे थे, गोल्ड प्राइसेस में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे थे। स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था, ये आपको पता होगा। काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका था, जितने पॉइंट्स चढ़ा था उसके आधे पॉइंट्स आ चुका था शेयर मार्केट। और लगभग उसके बाद फिर डबल ग्रोथ भी करी, लोग को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए मार्केट ने। बट जो कोरोना वायरस इम्पैक्ट था, उससे इकोनॉमीज़ में काफ़ी सारी कंपनीज बंद हो चुकी थी, आपको पता होगा। सिर्फ कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे आईटी सेक्टर ने भी अपना काम करना शुरू किया वर्क फ्रॉम होम के थ्रू, और अपने वर्कर्स को घर से ही काम करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। अगर हम इसको रिलेट करें करंट सिचुएशन से, तो इसमें है कि आपका जो ऑयल प्राइसेस है ये इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। आपके कॉपर, गोल्ड, जो कमोडिटीज़ हैं, इसमें आपके मेटल्स होते हैं या प्रीशियस मेटल्स हैं, ये सारे इंक्रीज़ होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि वॉर के सिचुएशन में मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेपन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, और इसके लिए मेटल्स काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके अलावा लोग जो
जो गवर्नमेंट्स होती है अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ करने के लिए काफ़ी सारा गोल्ड परचेज़ करना शुरू कर दिया है रेदर देन जो करेंसीज होती थी, जैसे डॉलर को लोग रखते थे या यूरो को रखते थे अपने रिजर्व्स में। जैसे सेंट्रल बैंक्स जितनी कंट्रीज़ के थे वो रखते थे, वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि गोल्ड को अपने पास रखें, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है जो कि रशिया के साथ हुआ था अभी। आई होप आपने यह न्यूज़ कई जगह देखी होंगी कि जो रशिया पे जो सैंक्शन लगे थे उस पे जो रशिया के पास डॉलर था रिज़र्व पे, वो कैसे यूजलेस हो गया था। तो मतलब $600 बिलियन डॉलर्स का रिज़र्व रशिया के पास पहले से था, और रशिया इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में सोच रहा था कि जो रशिया यूक्रेन का वॉर होगा उसमें रशिया इजीली जो सैंक्शंस हैं अमेरिका के द्वारा लगाए गए उन सबको ओवरकम करके आराम से इजीली ट्रेड कर पाएगा वर्ल्ड वाइड, और उस पर किसी तरह का कोई हर्डल नहीं आएगा। बट जिस तरीके से सैंक्शंस लगे हैं, स्विफ्ट सिस्टम जिस तरीके से आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है बैंकों के द्वारा ट्रांजेक्शन करने के लिए और उनकी करेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए, वो इस पर इम्पैक्ट हुआ है। और उसके थ्रू जो रशिया है वो अपना डॉलर जो वर्ल्ड वाइड है और वर्ल्ड मार्केट में है उसे इजीली सेल ऑफ नहीं कर पा रहा है गुड्स परचेस करने के लिए, और इसका इम्पैक्ट हो रहा है। इसके अलावा कंट्रीज़ प्रेफर कर रही हैं युआन को रेदर देन डॉलर, बिकॉज युआन जो है एक स्टेबल करेंसी लोग जो कंट्रीज़ हैं वो प्रेफर समझ रही हैं, और एक जो डॉलर का अल्टरनेटिव है वो कई सारी कंट्रीज़ देख भी रही हैं, और इसमें ज़्यादातर वो कंट्रीज़ भी शामिल है जो कि चाइना के डेब्ट ट्रैप में शामिल हो चुकी हैं। सो बिफोर इन्वेडिंग इन रशिया, मतलब सॉरी, बिफोर इन्वेडिंग इन यूक्रेन बाय रशिया, सो रशिया की जो करेंसी थी वो रशियन रूबल थी, और जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर के मुकाबले काफ़ी, मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कम थी, और आज के कंपेयर में उस समय थी लगभग 78, वन यूनाइटेड स्टेट डॉलर के इक्वल्स टू 78 आपको रशियन रूबल मिलते हैं। और उसके बाद ये आपको पता होगा कितनी ज़्यादा गिर गई थी रशिया यूक्रेन वॉर की थ्रू, क्योंकि इसमें जो जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और जिस तरीके से सैंक्शंस लगे गए थे उसमें जो कंट्रीज़ थी जैसे यूक्रेन के साथ जो मिली हुई कई सारी कंट्रीज़ थी, यूरोपियन यूनियन और उसके साथ अमेरिका, और जो आपका वेस्टर्न है वो पूरा एक साथ हो गया था। तो उन्होंने जो सैंक्शंस लगाए थे उसके बाद जो रशिया की रूबल थी वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी थी, और इसका फिर रशिया ने एक तरह से एक सॉल्यूशन निकाला कि जो भी कंट्रीज़ उनके साथ ट्रेड कर रही हैं, इंडिया के साथ एक तरह से ये कंडीशन नहीं है अभी, तो जो भी कंट्रीज़ उनसे ऑयल क्रूड ऑयल परचेस करना चाह रही हैं उनको डायरेक्टली पेमेंट करनी पड़ेगी रूबल में। और आपको पता होगा कि अगर कोई कंट्री अगर किसी दूसरी कंट्री से गुड्स बाय करना चाहती हैं तो नॉर्मली वो डॉलर में ही परचेस करते हैं, और इसी वजह से डॉलर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्टेबल करेंसी मानी जाती है, और इसी वजह से डॉलर में ही लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं। बट जो रशिया के द्वारा चला गया एक निर्णय था, या फिर जो उनके लिए इकोनॉमिक सर्वाइवल था, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प कर गया। और आपको ये जान के काफ़ी ज़्यादा इसमें शॉकिंग लगेगा कि अभी जो करेंसी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। ये देखिए 66.50, जो कि वन यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। और मे बी अगर ये इस तरीके से चलता रहा तो 20 मतलब $1 इक्वल्स टू 20 रूबल्स भी हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी जो डिसीज़न है इनका कि अगर कोई भी पेमेंट कर रहा है रशियन रूबल्स में तो उन्हें अपने करेंसी उनको अपने रिजर्व्स में रखना पड़ेगा रशियन रूबल पेमेंट करने के लिए जो उनको क्रूड ऑयल जो परचेज़ कर रहे हैं या फिर नेचुरल गैस परचेज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो अ, मजबूरी में, चाहे उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उस वजह से वो रशियन रूबल्स को स्टोर कर रही हैं अपने रिजर्व्स में, और उसके बाद पे कर रही हैं रूबल्स में। और रशिया भी विदाउट रूबल किसी कंट्री को सप्लाई नहीं कर रहा है। इसी वजह से अभी हाल ही में दो कंट्रीज़ की भी उन्होंने ऑयल गैस सप्लाई स्टॉप कर दी है, और इसी फियर की वजह से अब जो कई सारी कंट्रीज़ हैं वो रशिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में प्रेफर कर रही हैं, मतलब मूव ऑन करना चाह रही हैं कि वहाँ से वो नेचुरल गैस सप्लाई कर सकें। बट
जो जिस तरीके से रशिया ने अपनी गैस पाइपलाइन इन कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करके बिछाई है, तो ये कंट्रीज़ अगर किसी दूसरी कंट्री से, जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया या फिर किसी दूसरी कंट्रीज से अगर ऑयल परचेज़ करना चाह रही हैं, तो इनको वहाँ से ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू रशिया, और इसी वजह से वो मजबूर हैं कि सस्ते में ऑयल गैस परचेज़ करने के लिए रशिया से, जितनी भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं, और मैक्सिमम मजबूर है ही, और इसी वजह से रशिया बेनिफिशियरी है। और इस वॉर सिचुएशन में भी उसको यूक्रेन का ना चाहते हुए भी सपोर्ट मिल ही रहा है। वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इन्फ्लेशन की चपेट में आ रही हैं, और जो आप देख सकते हैं यूएसए, चाइना, रशिया, जो ऑस्ट्रेलिया है, या फिर ब्राज़ील, और जो कई सारी कंट्रीज़ हैं इसमें इंक्लूडेड, और इन सारी कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होता जा रहा है, और ये इम्पैक्ट आफ्टर वॉर काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, बिकॉज ये जो डेटा है ये 2021 का है इन्फ्लेशन रेट का, और जो इसके बाद जो इम्पैक्ट होगा उसके बाद तो ये काफ़ी डार्क साइड, एकदम डार्केस्ट रेड में आ जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट आपके जो डेली फूड ग्रेन्स, कमोडिटीज़, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों में काफ़ी हैविली इम्पैक्ट्स होगा। इंडस्ट्रियल, रियल एस्टेट, या फिर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स होगा। डिमांड और सप्लाई में इम्पैक्ट होने वाला है। डिमांड, कई सारे प्रोडक्ट्स की कम होने वाली है, और कुछ प्रोडक्ट्स में जो एसेंशियल नीड्स हैं उनके प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो जो पर इनकम है जो इन कंट्रीज़ में, वो जो पर व्यक्ति जो ले रहा है, या तो उसकी सैलरी या तो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर सैलरी सिमिलर है तो जो प्राइसेस ऑफ गुड्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो ये एक इम्पैक्ट होता है इन्फ्लेशन का, और ये काफ़ी लार्जली इम्पैक्ट होने वाला है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। सो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ क्या होने वाली हैं और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम पे, तो वो इसका डिस्कशन ज़रा आप समझ लीजिए, बिकॉज यूक्रेन के बाद अब इसके बाद जो चांसेस है वो स्वीडन और फिनलैंड है, जिन पे रशिया में भी इम्पैक्ट, जो रशिया का इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, और वो अटैक भी कर सकता है इन कंट्रीज़ पे अगर वो नेटो से जुड़ने के लिए ज़्यादा हतोत्साहित हों, या फिर काफ़ी फास्टली एग्रीमेंट की ओर आगे बढ़ें, तो रशिया भी उन पे इन्वेट करने से रुकेगा नहीं। और ये अगर इन्वेड होता है तो इसके बाद में भी यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो रशिया से जितनी भी तरह के ट्रेड रिलेशंस, या फिर अभी क्रूड ऑयल भी परचेस कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और ये भी जो अभी सैंक्शंस लगे हैं वो दूसरी कंट्रीज़ को भी फॉलो करने पड़ जाएं, जैसे कि भारत है, या फिर दूसरी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया आपका, इंडिया, या फिर दूसरी कंट्रीज़ है। सो मे भी ये भी इम्पैक्ट करें, और इनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं रशिया के साथ वो ख़राब हो जाएं। अब रशिया ये क्यों करना चाहेगा, बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है वो नेटो के साथ जुड़ चुकी हैं, और रशिया के जो बॉर्डर क्लॉसेस हैं वो स्वीडन और फिनलैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। और जो अगर वो नेटो के साथ जुड़ने के लिए तैयार होती हैं तो, और रशिया के अगर ये नेटो से जुड़ जाती हैं, तो रशिया के लिए जो नॉर्वेजन सी है, या फिर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल्टिक सी और ये ब्लैक सी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ एंटर करने के लिए। बिकॉज जो बाल्टिक सी है यहाँ पे, जो ब्लैक सी है यहाँ पे, अगर अभी रशिया ज़्यादातर जो ये कोस्टल लाइंस, जो तटीय इलाके हैं उनको ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ पे सेवेस्टोपोल है, और जो ये जितने भी मारियोपोल, जो भी आपके ये समुद्र से जुड़ते हुए रास्ते हैं यहाँ पे, इनके जो यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं ये सारे ब्लॉक करने की रशिया कोशिश कर रहा है यूक्रेन में, ताकि वो इजीली जो यूक्रेन है उसको कट कर सके ब्लैक सी से, और वहाँ पे पूरा अपना कैप्चर कर सके, और जो यूक्रेन है उसको एक मजबूर, या फिर एक जो छोटा सा राष्ट्र होता है जिसमें कि कोई दूसरी कंट्रीज फिर इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना चाहती, ऐसे देश को बनाने में मजबूर करना चाह रहा है, ताकि यूक्रेन पे दूसरी जो जो यूरोप की कंट्रीज़ है वो इंटरेस्ट बिल्कुल कम कर दे, और उन पे मतलब एक तरह से भरोसा ही ख़त्म हो जाए उनका यूक्रेन के साथ, बिकॉज रशिया फिर उसमें काफ़ी सुपर पावर बन जाएगा, और उसको एक तरह से जो ब्लैक सी का एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा।
अब बाल्टिक सी है, यहाँ पे रशिया के लिए फिनलैंड और स्वीडन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं धीरे करके, जो वो कह रहे हैं कि हम अभी इजीली हम अब आगे एग्रीमेंट की ओर बढ़ रहे हैं और हम नाटो में जुड़ने की कोशिश करेंगे अब। वो भी एक इम्पैक्ट है। एक इम्पैक्ट आपको मिलेगा चाइना और ताइवान के बीच में, जो कि अभी फ़िलहाल चाइना अपने इंटरनल मैटर से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फेस कर रहा है और यहाँ पे उसे जो पैंडमिक है उससे जूझना पड़ रहा है। बट मे बी हो सके कि वो ताइवान पे भी इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि रशिया अभी मतलब अभी वर्ल्ड वाइड जो भी कंट्रीज़ हैं वो फोकस कर रही हैं कि रशिया का जो इन्वेड है यूक्रेन में उसको किसी तरीके से रोका जाए या फिर कम किया जाए या फिर उनके बीच में सहमति बनाई जाए। और अगर चाइना को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ताइवान पे हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। चाइना को सबसे ज़्यादा खटकता है यहाँ पे ताइवान, जो उसको एक तरह से जो यहाँ पे साउथ चाइना सी है इस पे काफ़ी इम्पेक्ट करता है। और ताइवान के आपको पता होगा कि जो ताइवान की रक्षा के लिए एक तरह से अमेरिका की मिलिट्री भी वहाँ पे तैनात एक तरह से रहती है, इतनी ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में नहीं है। तो जो चाइना इन्वेड इजीली कर सकता है और इजीली कैप्चर भी कर सकता है, ये उसके लिए पॉसिबल है। और चाइना को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी इम्पैक्ट करेगा आपकी ग्लोबल इकोनॉमीज़ में। आपके जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो तो हाई लेवल पे होंगे ही, साथ साथ होगा कि चाइना पे भी मे बी सैंक्शंस लग जाएं। और चाइना पे सैंक्शंस अगर लगते हैं तो जो मेजर आपको पता होगा फैक्ट्रीज़ हैं एस्टेब्लिश होती हैं, टेस्ला आपको पता होगा, इसके अलावा कई सारी जो एप्पल्स की फैक्ट्रीज़ हैं, मेगा फैक्ट्रीज़, जो आप ये समझ लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये जो अमेरिका की, उनकी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं चाइना में और उनका एक्सपोर्ट पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। और मे बी अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि चाइना पे वो इस तरह से सैंक्शन इम्पोज करे। तो ताइवान तो खैर यूक्रेन से काफ़ी छोटा है, बट अगर चाइना उसको कब्ज़ा करता है तो ये कुछ टाइम के लिए जैसे रशिया का साथ चला है वैसी कुछ न्यूज़ बन के आएंगी कुछ टाइम तक, और उसके बाद चाइना को भी जो ताइवान पे इन्वेट किया है मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है मे बी, तो उसको धीरे धीरे वर्ल्ड मीडिया इग्नोर करता जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और क्या फ्यूचर में किस तरह से जो वॉर की सिचुएशन है वो कहाँ पे जाके रुकती है, क्या ये कोई सॉल्यूशन इसके बीच में निकलता है या फिर ये वॉर ज़्यादा अपने एरिया को एक्सपेंड करती है पूरे यूरोप में, तो ये देखना होगा अभी। और जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं वो इन्फ्लेशन तो काफ़ी ज़्यादा झेल ही रहे हैं और धीरे करके जो प्राइसेस हाइक्स हैं वो मार्केट्स में दिखने भी शुरू हो चुके हैं। अभी जैसे सोयाबीन ऑयल है वो रशिया और यूक्रेन के थ्रू इंडिया में आता था, यूक्रेन सबसे ज़्यादा सप्लायर था और उसके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। अभी पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया से सप्लाई होता था, इंडोनेशिया ने उस पर किसी वजह से बैन लगाया है। मे बी वो इंटरनली यूज़ कर रहे हैं एडिबल ऑयल को, मे बी जो अदर कॉन्सिक्वेंसेस है वो उन पर यूज़ किए जा रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट उन्होंने बैन इसी वजह से किया है। इसके अलावा जो अदर प्राइसेस हैं, अ, जो आपको पता होगा पावर शॉर्टेजेस है इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में जो हो रहा है, तो मे बी उसका भी इम्पैक्ट आपको धीरे करके जो प्राइसेस हैं उन पे दिखना शुरू होगा। ये एक जो है प्राइसेस हैं ये जो वॉर है उसकी वजह से ही ये स्ट्रेच हो के ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अदरवाइज़ जो प्राइसेस हैं कमोडिटीज़ के ये इतने ज़्यादा बढ़ने नहीं थे। अगर हम बात करें जो दूसरी सर्विसेज आइटम्स के या फिर कमोडिटी जो क्रूड ऑयल्स के हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ने नहीं थे, वो एक तरह से सैंक्शंस की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं और कंट्रीज़ एक तरह से डिवाइड हो चुकी हैं। जो वेस्टर्न पार्ट है या फिर ईस्टर्न पार्ट है ये आपस में झड़ रहे हैं, लड़के ही आपस में ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आई होप आपको कुछ इसमें समझ में आया होगा कि वर्ल्ड में क्या अनसर्टेनिटीज़ बढ़ने वाली हैं और युआन का यूज़ कंट्रीज़ ज़्यादा प्रेफर करने वाली हैं और किस तरीके से रशिया भी अपने रूबल को प्रमोट करेगा। मे बी ये कोई डिजिटल करेंसीज ले आएँ या फिर अपना ये अलग से एक सिस्टम बनाए, जो कि अभी बात चल रही है। आपको पता होगा कि रशिया पे जैसे स्विफ्ट सैंक्शन लगे हैं तो चाइना भी मे बी कोई नया सिस्टम है जिस पर ज्वाइन करे या फिर खुद क्रिएट करे और उस पर दूसरी कंट्रीज़ को ज्वाइन करने के लिए बोले। तो
यहाँ तक ये वीडियो थी, तो आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।